आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज की वीडियो में हम मनुष्यों के बारे में समझेंगे। हम जो कि सौभाग्यशाली हैं, जो मनुष्य पर्याय में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मनुष्यों के बारे में जानें कि इस संसार में या तीनों लोकों में मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज हम समझेंगे कि मनुष्य कितने प्रकार के हैं। मनुष्य को समझने के लिए दो प्रकार की विशेषताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक मनुष्य जन्म की अपेक्षा और एक मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा। पहले हम क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य कितने प्रकार के हैं इसको जानेंगे। क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य को देखेंगे तो दो प्रकार के मनुष्य मिलेंगे, एक आर्य मनुष्य और एक मिलेच्छ मनुष्य। इसका सर्वप्रथम वर्णन आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र ग्रंथ जी के तृतीय अध्याय में एक सूत्र के माध्यम से किया, आर्या मिलेच्छाश्च। इस सूत्र में उन्होंने लिखा कि मनुष्य दो प्रकार के हैं, आर्य मनुष्य और मिलेच्छ मनुष्य। अब इनके अपन जब और भेद प्रभेद करते हैं तो क्षेत्र की अपेक्षा से आर्य और मिलेच्छ दोनों ही मनुष्य दो दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म भूमिज आर्य, अकर्म भूमिज आर्य। इसी तरह से मिलेच्छ भी दो प्रकार के, कर्म भूमिज मिलेच्छ और अकर्म भूमिज मिलेच्छ। क्या मतलब है इसको थोड़ा सा समझ लें। हमारे जो जम्बू द्वीप आदि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, यहाँ पर जो भूभाग है उस भूभाग को दो भागों में बांटा गया, कर्म भूमिज और अकर्म भूमिज। अकर्म भूमिज को हम भोगभूमि कहेंगे। पहले हम आर्य मनुष्य की अपेक्षा बात करेंगे। आप देखें ये जो आर्य मनुष्य हैं ये कर्म भूमिज और अकर्म भूमिज, अकर्म भूमिज को हम भोगभूमि भी कहते हैं। आप लोगों ने तीसरे अध्याय का अध्ययन किया है, उसमें आपने समझा होगा कि जो जम्बू द्वीप है उस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, हिरण्यवत और ऐरावत। अब यहाँ जो विदेह क्षेत्र है उस विदेह क्षेत्र में बीच में सुमेरु पर्वत है और उस सुमेरु पर्वत की जड़ के किनारे पर 4 गजदंत पर्वत निकलते हैं, जिस कारण से उस विदेह क्षेत्र के 4 भाग हो जाते हैं, एक पूर्व विदेह, एक पश्चिम विदेह और बीच में 2 रचनाएं चंद्राकार बनती हैं जिनको हम देवगुरु या उत्तर गुरु कहते हैं। तो जब हम इन 7 क्षेत्रों की बात करते हैं तो इन 7 क्षेत्रों में जो हेमवत क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है, देवगुरु, उत्तर गुरु, रम्य और हिरण्यवत, ये जो 6 क्षेत्र हैं ये भोग भूमियां कही गई या इनको हम अकर्म भूमि भी कहते हैं। अकर्म भूमि और कर्म भूमि। कर्म भूमि और भोग भूमि में अंतर क्या है इसको थोड़ा सा समझ लें। कर्म भूमि वो कहलाती है जहां पर हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म करने का मतलब जहां पर हमें भोग सामग्री बिना कर्म किए नहीं मिलेगी। हमें खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, हमें खाना स्वयं बनाना पड़ेगा, हमें वस्त्र आदि का निर्माण करना पड़ेगा। ये सारे के सारे कर्म जहां किए जाते हैं, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये जो 6 कर्म का उपदेश है ये कर्म भूमि में है। भोग भूमि में ऐसा कर्म नहीं करना पड़ता। भोग भूमि में क्या होता है, भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। उन कल्प वृक्षों से सभी प्रकार की भोग सामग्री मिल जाती है। भोजनांग जाति के हैं उनसे भोजन मिल जाता है, पानांग जाति के हैं उनसे पेय पदार्थ वाले मिल जाते हैं, आलयांग जाति के उनसे घर मकान वगैरह मिल जाता है, वस्त्रांग जाति से वस्त्र मिल जाते हैं, भूषणांग जाति से आभूषण मिल जाते हैं, दीपांग जाति से वहां पर हल्का प्रकाश मिल जाता है, तेजांग जाति से वहां पर करोड़ों सूर्य की रोशनी के बराबर वहां उजाला बना रहता है, दिन रात का भेद नहीं होता, वहां पर सर्दी गर्मी आदि का भेद नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर हैं। सारे भोग कल्प वृक्षों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वहां जीव को कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरे प्रसंग और ये है कि जहां कर्म भूमि होती है वहां पर हम शुभ और अशुभ कर्मों का जो हम बंध करते हैं उसकी उत्कृष्ट स्थिति का बंध कर सकते हैं, भोग भूमि में नहीं कर सकते। जैसे नरकों की 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है, इसी प्रकार देवों की उत्कृष्ट स्थिति भी 33 सागर की है।
तो ये उत्कृष्ट 33 सागर की स्थिति का बंध, चाहे वो देवों की हो शुभ रूप हो, चाहे वो नरकों की हो अशुभ रूप हो, उसका बंध केवल कर्म भूमि के मनुष्य ही कर सकते हैं, भोग भूमि के मनुष्य नहीं कर सकते। तीसरा प्रसंग और देखें तो तीसरे प्रसंग में जो मोक्ष जाने का द्वार है या कर्म निर्जरा की बात जो आती है, वो कर्म निर्जरा करने का सौभाग्य भी कर्म भूमि के मनुष्यों को प्राप्त है। यहीं के जीव वज्रप्रसव नारा सहनन के साथ कर्मों को नाश करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि वज्रप्रसव नारा सहनन भोग भूमि के जीवों में भी है, लेकिन वहां पर भोगों की अधिकता होने के कारण से वहां इस प्रकार के भाव ही नहीं बनते। वहां पर अधिकतम चतुर्थ गुण स्थान है, सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं, लेकिन वहां संयम धारण करने के भाव ही नहीं होते, तो मोक्ष जाने की बात तो बहुत दूर रही। तो इस प्रकार से ये कर्म भूमि भोग भूमि में मूल अंतर है। यहाँ पर कर्म भूमि में कर्म करना पड़ेगा, वहां भोग भूमि में भोग ही भोग होते हैं 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से। अब दूसरा पद देखें, मिलेच्छ मनुष्य। मिलेच्छ मनुष्य किसे कहते हैं? मिलेच्छ मनुष्य से कहते हैं जो धार्मिक क्रियाओं से संपन्न नहीं होता है, जिसके धर्म करने के भाव नहीं होते हैं, ठीक है, उसको हम मिलेच्छ कहते हैं। मिलेच्छ मनुष्य भी स्थान विशेष की अपेक्षा से दो प्रकार के हो गए, कर्म भूमिज मिलेच्छ और अकर्म भूमिज मिलेच्छ। कर्म भूमिज मिलेच्छ हम सभी ने पढ़ा है कि भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और जो विदेह क्षेत्र है, इनमें कर्म भूमियां हैं। इन कर्म भूमियों में जो भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं, इनमें विजयाग पर्वत और दो नदियां गंगा सिंधु या रक्ता रक्तोड़ा के आने से 6 खंड बन जाते हैं। इन 6 खंडों में से एक बीच का नीचे वाला आर्यखंड होता है और बाकी शेष 5 मिलेच्छ खंड होते हैं। तो ये जो 5 मिलेच्छ खंड हैं, ये कर्म भूमिज मिलेच्छ कहलाते हैं तो ये कर्म भूमि में, लेकिन इस तरह के मनुष्य हैं कि जिनको धर्म कर्म करने की इच्छा नहीं होते ही नहीं। उधर का वातावरण ही ऐसा है कि जो मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होते हैं, वो मिथ्यात्व के साथ ही मरण करते हैं, वहां सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, इतनी विशेषता जरूर है कि कोई मिलेच्छ मनुष्य यदि कर्म भूमिज वाला जो है, वो यदि वहां से आकर के आर्यखंड में आ जाए, तो आर्यखंड में आकर के मुनि दीक्षा तक ले सकता है, लेकिन वहां रहते हुए तो मिथ्यात्व के साथ ही रहता है, ठीक है। फिर दूसरा है अकर्म भूमिज मिलेच्छ। ये क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं हम कुभोग भूमि, या इनका दूसरा नाम प्राप्त होता है अंतर द्विपज मिलेच्छ। आज हम इन सभी के बारे में समझेंगे। भोग भूमि कहाँ है, कुभोग भूमि कहाँ है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी कुछ समझेंगे। अब पहले हम भोग भूमि के बारे में समझें। भोग भूमि में क्या है? भोग भूमि के जीवों को हमने 6 क्षेत्र बनाए। कौन कौन से? हेमवत, हरि, उत्तर गुरु, देवगुरु, रम्यक और हिरण्यवत। इन 6 क्षेत्रों को हम 2 भागों में बांटेंगे। चूंकि जम्बूद्वीप गोल है, वलयाकृत है, तो उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तर के जो भी क्षेत्र हैं उनमें जो भी क्रिया विशेष होती है या जो भी परिणाम होते हैं या जो भी संरचनाएं हैं, वो सारी दक्षिण की समान है। तो यहाँ पर हम ये 3 दक्षिण के क्षेत्र और 3 उत्तर के क्षेत्र, दक्षिण के 3 क्षेत्र हेमवत, हरि और देवगुरु, इन तीनों की व्यवस्था उत्तर गुरु, रम्यक और हिरण्यवत के समान है। तो इन 3 क्षेत्रों में भोग भूमि मुख्य रूप से पाई जाती है। इन 3 क्षेत्रों को हम भोग भूमि को 3 भागों में बांटते हैं, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, ठीक है। अब इस उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि को बांटने का कारण वहां के स्थित जीवों की आयु, अवगाहना, शक्ति आदि है। जैसे उत्तम भोग भूमि के जीवों की आयु, पहले हम आयु पर चर्चा करें तो उत्तम भोग भूमि के जीवों की आयु 3 पल्ले की होती है, मध्यम भोग भूमि के जीवों की आयु 2 पल्ले की होती है और जघन्य भोग भूमि जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले की होती है। शरीर की अवगाहना की बात करें तो उत्तम भोग भूमि के जीवों की शरीर की अवगाहना 3 कोष अर्थात 6000 धनुष होती है। मध्यम भोग भूमि के जीवों की अवगाहना 2 कोष 4000 धनुष होती है और जघन्य भोग भूमि के जीवों की अवगाहना 1 कोष अथवा 2000 धनुष होती है। 1 कोष में 2000 धनुष, तो 1 कोष बराबर 2000 धनुष, 2 कोष बराबर 4000 धनुष और 3 कोष बराबर
6000 धनुष। आयु भी उत्तम भोग भूमि में ज्यादा है, शरीर की अवगाहना भी उत्तम भोग भूमि में ज्यादा है, मध्यम भोग भूमि में उससे कम और जघन्य भोग भूमि में उससे कम। अब शरीर की शक्ति को देखें। शरीर की शक्ति में सभी जीव बचे सब नाराज सहने वाले हैं, फिर भी आहार की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो वो जो आहार उनका होता है, उत्तम भोग भूमि के जीव हर्ष के बराबर आहार लेते हैं, बहुत थोड़ा सा आहार, और वो आहार भी 3 दिन के अंतराल से होता है। आज आहार लिया है, अब 3 दिन तक आहार नहीं लेंगे, 3 दिन के बाद लेंगे। मध्यम भोग भूमि के जीवों का आहार हर से ज्यादा बड़ा होगा, बेर के बराबर, लेकिन उनका जो अंतराल है वो घट जाएगा 2 दिन के बाद। अब 2 दिन का अंतराल होगा। जो जघन्य भोग भूमि के जीव हैं उनका अंतराल घट जाता है और आहार की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब वो आंवले के बराबर आहार का ग्रहण करेंगे और उस आहार का अंतराल भी 1 दिन के अंतराल से होगा। मतलब इतनी शक्ति उनके शरीर की घट गई। सबसे पहले उत्तम भोग भूमि के शरीर का जीव का शरीर कितना है, वो 6000 धनुष है। 6000 धनुष में इतना सा आहार, वो भी 3 दिन बाद। और जघन्य भोग भूमि में 2000 धनुष का शरीर है, लेकिन आहार की मात्रा इतनी ज्यादा है, आंवले के बराबर है, वो भी 1 दिन के अंतराल से। अंतराल कम हो गया। ये वहां की शक्ति। वहां के जीवों का जो शरीर होता है उसमें हड्डियां कितनी होती हैं, तो उत्तम भोग भूमि के जीवों के शरीर की हड्डियां 256, फिर 128 और फिर 64। ये हड्डियां कहाँ की हैं, ये पृष्ठ भाग की हड्डियां हैं। भोग भूमि में जो जीव हैं उनके पृष्ठ भाग, यानी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं। वहां पर उत्तम भोग भूमि में 256, मध्यम भोग भूमि में घट करके कितनी रह गई, 128 आधी, और फिर जघन्य भोग भूमि में और आधी रह जाती है, 64 रह जाती है। तो इस प्रकार से ये उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि के जीवों की विशेषता है। और भोग भूमि में क्या विशेषता है, भोग भूमि में ये विशेषता है कि भोग भूमि या जीव युगल रूप से उत्पन्न होते हैं। 2 बच्चे उत्पन्न होंगे, एक स्त्री रूप में होगा, एक पुरुष रूप में होगा। और जैसे ही ये 2 बच्चे उत्पन्न होते हैं, इनका मुख देखे बिना ही इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। पिताजी को छींक आती है, माताजी को जमाई आती है, और छींक और जमाई आने से ही इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये दोनों अपने उन नवजात शिशुओं का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं। अब वो जो 2 नवजात शिशु हैं वो क्या करेंगे, कैसे उनका पालन पोषण होगा, तो उनके अंगूठे में अमृत होता है, तो ये अमृत को चूसते चूसते बड़े होते हैं। अब इनके बड़े होने के लिए भी विशेषताएं हैं कि मध्यम भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में जो क्रिया 3 दिन में संपन्न हो जाती है, मध्यम भोग भूमि में वही क्रिया 5 दिन में संपन्न होती है, और जघन्य भोग भूमि में वही क्रिया 7 दिन में संपन्न होती है। इनके बड़े होने के क्रम को भी 7 भागों में बांटा गया। पहले ये अंगूठा चूसते हैं, लेटे रहते हैं 3 दिन तक। उत्तम भोग भूमि के बारे में समझेंगे तो उत्तम भोग भूमि में प्रारंभिक अवस्था में 3 दिन तक ये अंगूठा चूसते हुए लेटे रहेंगे। फिर 3 दिन तक बैठने का प्रयास करेंगे, बैठेंगे, बैठना सीखते हैं। फिर 3 दिन ये अस्थिर गमन करते हैं, जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, ये पहले गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, थोड़ा चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो ये अस्थिर गमन 3 दिन तक होगा, और 3 दिन के बाद ये स्थिर गमन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या क्या हो गया, पहले 3 दिन अपन ने क्या किया, अंगूठा चूसते रहे, लेटे रहे हो, फिर 3 दिन में बैठ गए, अगले 3 दिन में अस्थिर गमन किया, अगले 3 दिन में स्थिर गमन किया, फिर अगले 3 दिन में ये अपनी 63-64 कलाएं जो होती हैं उन कलाओं को ग्रहण करते हैं। फिर 3 दिन में ये तारुण्य की प्राप्ति करते हैं, पूर्ण अवस्था को उनकी प्राप्ति हो जाती है, और अगले 3 दिन में ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 21 दिन में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। मध्यम भोग भूमि में यही टाइम 5-5 दिन लगेगा, और 7 प्रकार की क्रियाएं हैं तो 35 दिन लगेंगे। जघन्य भोग भूमि में इन्हीं 7 क्रियाओं को करने में 7-7 दिन लगते हैं, तो 49 दिन में सम्यक दर्शन के योग्य होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या भोग भूमि में सम्यक दर्शन हो सकता है? हाँ, सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उधर कारण है, जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो सकता है, धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन हो सकता है।
तो धर्म श्रवण में कोई चार वृद्धिधारी मुनिराज वहां पहुंच जाए या कोई देव संबोधन करने पहुंच जाए तो वहां सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे कि आदिनाथ भगवान का जीव जब उत्तम भोग भूमि में था तब वहां पर दो चार वृद्धिधारी मुनिराज उनको संबोधन करने गए और वहां उनको सम्यक की प्राप्ति हुई। तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, लेकिन ना तो अमृत ले सकते हैं और ना महाव्रत ले सकते हैं। वहां के जीव संयमी नहीं हो सकते। फिर क्या करते हैं ये जीवन भर? ये जीवन भर 64 कलाओं से सहित होकर के निरंतर भोगों को भोगते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से इनको सामग्री प्राप्त होती है। सारे के सारे भोग भूमियां जीव विक्रिया रिद्धि के धारी होते हैं। इनके अवधि ज्ञान भी होता है। तो ये अवधि ज्ञान विक्रिया रिद्धि के माध्यम से तरह तरह की विक्रिया करके ये सुखों का भोग करते हैं। ऐसा भी ग्रंथों में आता है कि ये जितने भी भोग भूमियां जीव हैं ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। इनके ग्राम और नगर नहीं होते। ऐसे नहीं है कि इनका एक ग्राम बसा हुआ है जिसमें 50 भोग भूमियां जीव एक साथ रहते हों, एक दूसरे से मिलते हों। नहीं, इन्हीं के इसी कारण से इनके परिणामों में बहुत शांति रहती है। क्योंकि हम लोगों को जो दुख होता है वो दुख हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं। हम लोगों में ईर्ष्या का भाव या कसायों की तीव्रता दूसरे को देख करके, दूसरे के सुख वैभव को देख करके होती है। और वो भूमियां जीव एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, वो आपस में ही दोनों विक्रिया करके तरह तरह के भोगों को भोगते हैं। फिर इनका अंत कैसे होता है? इनका अंतिम, जैसे 3 पल्ली की आयु है, जब इनके अंतिम 9 माह बचेंगे तब इनके अपकर्ष काल आते हैं और ये स्त्री पुरुष ये एक दूसरे के साथ रति क्रिया करते हैं और गर्भ धारण करते हैं। फिर उसके बाद 9 महीने के बाद इनके 2 पुत्र उत्पन्न होंगे युगल रूप में, जैसे ये लोग उत्पन्न हुए थे। और जैसे 2 पुत्र उत्पन्न होंगे इनका मरण हो जाएगा, पुरुष को छींक आएगी और माता को जमाई आएगी। अब इनके शरीर का क्या होता है? तो इनका शरीर कपूर की भांति अपने आप उस वातावरण में विलीन हो जाता है। मरण करने के उपरांत ये कहाँ जाएंगे? मरण करने के उपरांत जितने भी भोग भूमियां जीव होते हैं ये नियम से देवगति ही जाते हैं, देवायु का ही बंध करते हैं। इनके परिणामों की मंदता बहुत होती है। तो ये देवों में कहाँ जाएंगे? देव तो 4 प्रकार के हैं। तो जो इनमें से मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो भवनंतरिक देवों में जाते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो वैमानिक देवों में जाएंगे। तो क्या वैमानिक देवों में कितने ऊपर तक सर्वासिद्धि तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ये जितने भी भोग भूमियां जीव हैं ये चूंकि संयम को धारण नहीं करते हैं, विषय भोगों को नहीं छोड़ते हैं, केवल इनके कसायों की लेस्यामंदता होने के कारण से ये जीव पहले दूसरे स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। सौधर निशान स्वर्ग तक इनकी उत्पत्ति होती है, इसके आगे नहीं होती। यहां पर भोग भूमि की और विशेषता है, यहां पर विकलत्रय जीव नहीं होते। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव नहीं होंगे। पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं मनुष्य त्रियंच, ये मनुष्य त्रियंच भी गर्भज जन्म वाले होते हैं। इनमें समूलक्षण जन्म नहीं होता। जो वहां के नदियां, तालाब आदि हैं रमणीय हैं, बहुत मन को आकर्षक करने वाले हैं। और मन को आकर्षित करने के साथ साथ उनमें जलचर जीव नहीं होते, पवित्र जल होता है उनका। हमारे यहाँ जैसे पानी के अंदर मछली, मगर आदि होते हैं, वहां पर जलचर जीव एक भी नहीं होते। तो जलचर जीव नहीं है, समूलक्षण जीव नहीं है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव नहीं है। ये वहां के वातावरण की विशेषता है। तो इस प्रकार से ये भोग भूमियां जीव अपने आयु पर्यंत वहां के असंख्य भोगों को भोगते हैं। और वो भोग कैसे हैं? वो यहाँ कर्म भूमि के चक्रवर्ती के भोगों से भी अनंत गुणे भोग हैं। चक्रवर्ती का भोग से भी अनंत गुणे भोगों को भोग भूमियां जीव भोगते हैं। वहां के त्रियंच कैसे होते हैं? त्रियंच की भी लंबाई चौड़ाई इसी प्रकार से होती है, 3 कोस ऊंचाई होगी उनके शरीर की। वो क्या खाते हैं? तो वहां पर घास लगी होती है 5 अंगुल प्रमाण। जैसे हमारे यहाँ लॉन होता है, अपन लोग लॉन, हरी घास रहती है घर, अपने पार्क आदि में, या किसी का घर बड़ा है तो अपने घर के अंदर लॉन लगा लेता है।
तो ऐसी वहां पर 5 अंगुल प्रमाण घास होती है और वो घास अत्यंत मीठी होती है। उस घास का भक्षण वहां के त्रयंच करते हैं। अब ये तो हो गई भोग भूमि की बात। अब हम पढ़ेंगे कुभोग भूमि में क्या होता है और ये कुभोग भूमियां कहाँ हैं। कुभोग भूमियां आपको बताएं, जो हमारा जम्बू द्वीप है उस जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है, फिर धात्री खंड द्वीप है और फिर कालो दधी समुद्र है। तो ये जो लवण समुद्र और कालो दधी समुद्र है, इन समुद्रों में छोटे छोटे टापू बने हुए हैं। उन टापुओं में ये कुभोग भूमियां होती हैं, वहां पर मनुष्य रहते हैं। अब ये टापू कहाँ होते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए कुभोग भूमि को हम समझते हैं, ये हमने जम्बू द्वीप बनाया है और ये लवण समुद्र बनाया है। इस जम्बू द्वीप में ये ऊपर वाला ये हिमवन पर्वत और ये सिखरिन पर्वत, ये पूरा भरत क्षेत्र, ये ऐरावत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र के बीच में ये जो पर्वत है ये विजयार्घ पर्वत। इसी तरह से ये ऐरावत क्षेत्र के बीच में जो पर्वत है ये विजयार्घ पर्वत। तो ये 2 पर्वत बनेंगे, विजयार्घ के और एक हिमवन और एक सिखरिन। अब इसमें हमने देखें ये 3 लेयर बनाए हैं। ये 3 लेयर हमने यहां से जम्बू द्वीप की जगती से, पहली लेयर है 500 योजन की दूरी पर। कितनी योजन की दूरी पर? 500 योजन। ठीक है, ये 500 योजन की दूरी पर है। यहां से चारों दिशाओं की जो बनेगी ये 500 योजन की दूरी पर इधर लगाना है। दूसरी लेयर 550 योजन की दूरी पर है और तीसरी लेयर 600 योजन की दूरी पर है। इसलिए हमने ये 3 लेयर बनाई। अब देखें यहां पर एक पहली जो कुभोग भूमि है, एक टापू अपना पहली लेयर पर है। ठीक है, ये पहली लेयर पर ये टापू बन गया। ये कितनी दूरी पर है? 500। ये चारों दिशाओं में। ठीक है, ये सबसे बड़े टापू है, ये 100 योजन के हैं। ये टापू कितने योजन के हैं? 100 योजन के। ये चारों दिशाओं के टापू हैं 500 योजन की दूरी पर और 100 योजन लंबाई चौड़ाई इनकी होती है। फिर इसके बाद जो दूसरी लेयर आई है, दूसरी लेयर को देखें। दूसरी लेयर 550 योजन की है। अब 550 योजन की दूरी पर इन विदिशाओं में, ये जो इसकी विदिशाएं होंगी, एक यहां पर बनेगा, ये छोटे बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये 50 योजन के हैं। ठीक है, दूसरी लेयर पर बनाएंगे ये इधर और एक ये इधर। ठीक, तो ये 4 विदिशाओं के हो गए, 8 हो गए। अब 4 बनेंगे 8 दिशाओं के अंतराल में, इसके और इसके बीच में। ठीक है, ये भी एक 550 योजन की दूरी पर। तो दूसरी लेयर में बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरी लेयर में अपन ने अंतराल के बना लिए हैं। देखते चले अपन, दूसरी लेयर में बनाना है। ठीक है, अब कितने हो गए देखें। ये पहली लेयर में हमने बनाए, ये 500 योजन की दूरी पर 4 दिशाओं के 4। फिर दूसरी लेयर 550 योजन है, यहां से ये 550 योजन पर 4 विदिशाओं के और फिर 8 अंतरालों के, मतलब 12 बनेंगे। 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर। ठीक, अब तीसरी लेयर देखें। तीसरी लेयर पर जो ये अपन ने हिमवन पर्वत और सिखरिन पर्वत बनाए, वो दोनों विजयार्घ, इनके दोनों कोनों पर। तो ये तीसरी लेयर 600 योजन अंदर जाकर के, पहली 500, दूसरी 550, तीसरी 600। तो 600 योजन वाली पर इसकी सीध में एक यहां बन गया विजयार्घ की सीध में और एक यहां बन गया। ठीक है, फिर एक हिमवन की सीध में बनेगा, तो एक यहां बन गया और एक हिमवन की सीध में यहां बन गया। ठीक है, फिर इसी तरह से एक यहां पर सिखरिन पर्वत की सीध में बनेगा, एक इधर की सिखरिन पर्वत की सीध में, तीसरी लेयर में बनेगी। एक इधर विजयार्घ पर्वत की सीध में बनेगा और एक इधर विजयार्घ की सीध में बनेगा। ऐसे 8 पर्वत इधर, 2 विजयार्घ के दोनों तरफ के और 2 सिखरिन के, 4, 2 हिमवन के और फिर 2 विजयार्घ के, ऐसे 8। अब ये कुल कितने टापू हो गए? ये हो गए अपने 24 टापू। 24 टापू ये जम्बू द्वीप से सट करके हैं, जम्बू द्वीप की जगती से 600 योजन अंदर आ गए। इसी तरह के सेम 24 टापू यहां धात्री खंड से सट करके इस तरफ से बनेंगे। ये जो लवण समुद्र है ये 2 लाख योजन का है।
ये हम आपको चित्र की दृष्टि से बना रहे हैं, इसलिए हमने ये विस्तार कम कर दिया, क्योंकि हमें ये 500, 550 और 600 आपको दिखाना था। बाकी ये इधर से जम्बूद्वीप की जगती से धात्री खंड की जगती तक का विस्तार 2 लाख योजन है। इस 2 लाख योजन के विस्तार में यहाँ पर 600 योजन जम्बूद्वीप से अंदर जाकर के और 600 योजन धात्री खंड से अंदर जाकर के ये कुमानुस या अंतर्द्वीपज मिलेच्छ या कुभोग भूमियां बनी हुई हैं। इन कुभोग भूमियों में हमने बताया जो दिशाओं के हैं ये 100 योजन के हैं, विदिशाओं के और अंतरालों के 50 योजन के हैं, और ये जो पर्वतों के दोनों बाह्य भाग पर हैं ये 25 योजन के हैं। छोटे छोटे टापू में 25 योजन कोई मायने नहीं रखता। तो इन टापुओं पर कई तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। इन मनुष्यों को कुमानुस कहते हैं, या इन द्वीपों पर पाए जाने वाले मनुष्यों को अंतर्द्वीपज मिलेच्छ या कुभोग भूमि कहते हैं। इनको मिलेच्छ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी धर्म आदि क्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन इनको कुमानुस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हैं तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य होने के बाद भी इनके शरीर की आकृति त्रियंचों जैसी है। यहाँ पर सबका अलग अलग वर्णन प्राप्त होता है। ये जैसे पूर्व दिशा हो गई, पूर्व दिशा में कैसे हैं, ये दक्षिण दिशा में कैसे हैं, इधर ये पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, फिर विदिशाओं में किस तरह के हैं, फिर अंतरालों में किस तरह के हैं, इनका पूरा वर्णन प्राप्त होता है। हम आपको चार्ट बनाए दे रहे हैं, आप उसको लिखें, ठीक है। देखें इन कुभोग भूमियों में ये जो अपन ने देखी थी 4 दिशाओं की, 4 विदिशाओं की, फिर 8 उनके अंतर दिशाओं की, और फिर 2 उत्तर विदयार्थ के दोनों कोनों पर, 2 शिखरिन पर्वत के दोनों कोनों पर, 2 दक्षिण विदयार्थ के दोनों कोनों पर, और 2 हिम्मन पर्वत के दोनों कोनों। अब इनमें क्या विशेषता है? इनमें ये विशेषता है, देखें जो उत्तर दिशा का जो मुख्य कुमानुस क्षेत्र है या कुभोग भूमि है, उसमें गूंगे मनुष्य होते हैं। उत्तर दिशा में गूंगे मनुष्य। इधर देखें पूर्व दिशा में 1 पैर वाले, पूर्व दिशा में 1 पैर वाले, दक्षिण दिशा में सींग वाले, और इधर पश्चिम दिशा में पूंछ वाले। अब देखें कैसे होते होंगे वो। सींग वाले मनुष्य होते हैं, उनके सिर पर सींग होता है, ठीक है। उनके सिर पर क्या होते हैं? सींग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अपन के दोनों 2 पैर हैं और यहाँ पर 1 पैर होता है। यहाँ पर देखें तो पूंछ वाले, जैसे बंदर की पूंछ होती है ऐसे पूंछ वाले मनुष्य होते हैं, और यहाँ पर जो मनुष्य होंगे वो गूंगे होंगे। अब विदिशाओं में देखें तो विदिशाओं में कानों की विशेषता है। कान कैसे होंगे? यहाँ देखें विदिशा में ईशान कोण पर खरगोश के समान कान वाले, यहाँ खरगोश के समान कान होंगे। चेहरा तो मनुष्य का होगा लेकिन कान इतने लंबे होंगे खरगोश जैसे। यहाँ मछली के समान कान वाले, मछली के छोटे छोटे कान होते हैं, वैसे लहराते रहते हैं, वो उस तरह के होंगे। यहाँ पर देखें प्रावरण के समान कान वाले। प्रावरण का मतलब एक तरह का चादर मान के चले, प्रावरण यानी ओढ़ने का चादर होते हैं, जैसे हाथी के होते हैं कान, ऐसे प्रावरण के समान कान वाले। और फिर इधर है लंबे कान वाले, इनके कान लंबे होते हैं। तो जो विदिशाओं के 4 हैं, इनकी चारों की विशेषता कानों की है। फिर आगे देखें विदिशाओं में जो है, विदिशाओं के हो गए। अब इसके बाद देखिए ये अंतरालों में जो है 8 अंतराल हैं, इनमें मुख की विशेषता है। इनमें मुख की कैसी विशेषता है? जैसे सबसे पहले देखें पहले अंतराल में अश्वमुखी, शरीर मनुष्य का है लेकिन चेहरा घोड़े का है, घोड़े जैसे मुख वाले। फिर शेर जैसे मुख वाले। फिर इसके बाद चले तो स्वान यानी कुत्ते जैसे मुख वाले। फिर इसके बाद महिष यानी भैंस जैसे मुख वाले। फिर इधर देखें सूकर, सुअर जैसे मुख वाले। फिर व्याघ्रमुखी, बाघ जैसे मुख वाले। फिर काकमुखी, कौवे जैसे मुख वाले। और फिर बानरमुखी यानी बंदर जैसे मुख वाले। तो इस प्रकार से 8 अंतरालों में हैं तो मनुष्य लेकिन उनके चेहरे जानवरों जैसे हैं। और देखें अब जो हिम्मत पर्वत और ये जो शिखरिन पर्वत है, दोनों विजयार्थ पर्वत हैं, उनके दोनों कोनों पर कैसे हैं? तो देखें ये शिखरिन पर्वत यहाँ बिजली के समान मुख वाले, इधर मेघ के समान मुख वाले। मेघ का मतलब बादल, अब टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती होगी बादलों जैसी। इधर हाथी के मुख वाले उत्तर विजयार्थ में।
और यहाँ दर्पण की जैसे मुख वाले, दर्पण जैसे प्लेन होता है चपटा, वैसे मुख वाले होते। यहाँ पर देखें हिम्मन पर्वत पर मछली के मुख वाले, यहाँ काल के मुख वाले। अब काल से क्या लेना है ये अभी क्लियर नहीं हुआ कि काल से क्या समझना चाहिए। यहाँ गाय के मुख वाले और यहाँ मेढ़ा के मुख वाले, भेड़। तो इस प्रकार से ये कुमानुस द्वीप हैं और यहाँ पर जितने मनुष्य होंगे वो इसी तरह के होंगे, सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं। ये और हमने क्लियर कर लिया कि ये 500 योजन अंदर जाकर के हैं दिशाओं के, विदिशाओं के और अंतरालों के 550 योजन अंदर जाकर के हैं, और जो पर्वतों के दोनों तरफ के हैं वो 600 योजन अंदर जाकर के हैं। ठीक है, ये जो दिशाओं के 500 योजन अंदर जाकर के वो 100 योजन चौड़े हैं, जो विदिशाओं अंतरालों के 550 योजन अंदर जाकर के वो मात्र 50 योजन की विस्तार वाले हैं, और जो अंदर 600 योजन अंदर जाकर के हैं पर्वतों के दोनों तरफ वाले वो मात्र 25 योजन विस्तार वाले क्षेत्र हैं। इनको उपभोग भूमि क्यों कहा? अब इनमें से जो एक पैर वाले हैं, ये एक पैर वाले जो मनुष्य हैं ये गुफाओं में रहते हैं और गुफाओं में रह करके वहां की मिट्टी और घास खाते हैं। ठीक है, बाकी और जितने हैं ये सब पेड़ों पर रहते हैं और पेड़ों पर रह करके कंदमूल, फल, पत्तियां ये सब खाते हैं। हालांकि वहां के जो फल या मिट्टी वगैरह है ये यहाँ के कर्म भूमि के अच्छे अच्छे व्यंजन पकवानों से भी लाख गुना ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर कैसी व्यवस्था होती है? यहाँ पर जघन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था होगी। जैसे जघन्य भोग भूमि में एक पल्ले की आयु होती है तो यहाँ के सभी कुमानुसों की आयु भी एक पल्ले की है। अपने जघन्य भोग भूमि में एक कोष का शरीर होता है तो इनका भी शरीर जो होगा ये सब एक कोष का होगा। ठीक है, यहाँ पर आयु हमने देखी भी, शरीर देख लिया। अब इसके बाद यहाँ गुण स्थान कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पर भी 4 गुण स्थान तक हो सकते हैं। पहला गुण स्थान से लेकर के चौथे मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकती है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे वो मरण करके वही भवनत्रकों में जाएंगे, जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे वो मरण करके वैमानिक देवों में स्वधर्म ईशान स्वर्ग तक जाते हैं। बाकी सारी व्यवस्था जघन्य भोग भूमि के जैसी होती है। तो इस प्रकार से आज अपन ने कर्म भूमि, भोग भूमि और कुभोग भूमि को समझा। ये कुभोग भूमियां केवल लवण समुद्र में और कालोद समुद्र में है। तो 24 ये हमने अभी बताई हैं, 24 लवण समुद्र में जम्बूद्वीप से चल करके और 24 धातृ खंड से चल करके 48 इधर हो गए। इसी तरह से 48 बनेंगी कालोद समुद्र में, 24 धातृ खंड से लग करके और 24 पुष्करवर द्वीप से लग करके होंगी। बाकी सेम व्यवस्था इसी तरह की होगी। तो कुल 96 उपभोग भूमियां होगी। ढाई द्वीप के बाहर क्या है? ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में इधर मानसोत्तर पर्वत से लेकर के जो अंतिम द्वीप आएगा, अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप, और फिर उसके बाद एक समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। तो स्वयंभू रमण द्वीप अंतिम द्वीप के मध्य में भी एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है स्वयंप्रभ पर्वत। तो यहाँ मानसोत्तर पर्वत से लेके उस स्वयंप्रभ पर्वत तक जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, यहाँ जघन्य भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है, यहाँ जघन्य भोग भूमि है। जघन्य भोग भूमि में वही सारी विशेषताएं होंगी। एक दिन के अंतराल से भोजन होगा, एक पल्ले की आयु होगी, एक कोष का शरीर होगा, विकलत्रय जीव नहीं होते, जलचर जीव नहीं होते, सर्दी गर्मी बरसात के दुख नहीं होते, सारी जघन्य भोग भूमि है। लेकिन ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं पाए जाएंगे, केवल त्रियंच ही त्रियंच रहेंगे, वो भी गर्भस्थ त्रियंच होंगे। फिर स्वयंप्रभ पर्वत के उस तरफ क्या है? स्वयंप्रभ पर्वत के उस तरफ आधा स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा समुद्र, ये कर्म भूमि है, ये पुनः कर्म भूमि है। और उस कर्म भूमि में हमेशा चौथे काल जैसा परावर्तन रहता है। तो वहां क्या फायदा है इसका? क्यों ऐसी व्यवस्था रखी गई? वहां पर फायदा यह है कि वहां जो कर्म भूमि है उस समुद्र में असंख्यातों महामत्स्य हैं जो समूल संजन्म वाले हैं और 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े, 250 योजन ऊंचे, इतने बड़े बड़े महामत्स्य, महामछलियां हैं। वो जो महामत्स्य हैं वो असंख्यातों महामत्स्य अणुवृत्ति हैं, पंचम गुण स्थान वाले हैं और वहां से मर करके स्वर्ग को जाते हैं। तो वहां कर्म भूमि है, अणुव्रत आदि ग्रहण कर सकते हैं। अब चूंकि मनुष्य नहीं है इसलिए मोक्ष तो जा नहीं सकते, त्रियंचों में मोक्ष होता नहीं है, तो वो अणुव्रतों तक ग्रहण कर सकते हैं। तो अणुवृत्ति कई सारे महामत्स्य वहां पर होते हैं। इनमें हमने बताया था जो भोग भूमि है, एक और विशेषता समझ लें,
कर्मभूमि हो गई, भोग भूमि हो गई और कुभोग भूमि। ये शाश्वत भोग भूमि या शाश्वत कुभोग भूमि, शाश्वत कर्म भूमि है। दूसरी होती है अशाश्वत या अस्थिर, जो हमारा ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में इधर दो नदियां निकलती हैं। इन दो नदियों के निकलने से 6 खंड हो जाते हैं। तो वो जो आर्यखंड बनता है, अपना भरत क्षेत्र का आर्यखंड और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड, तो ये जो 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, पांचों भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र के जो आर्यखंड हैं, यहाँ पर काल का परावर्तन होता है। और काल का परावर्तन होने से कभी पहला, दूसरा, तीसरा काल होता है, तो कभी चौथा, पांचवा, छठवां काल होता है। जब यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा काल होता है तो भोग भूमि होती है, और चौथा, पांचवा, छठवां काल होता है तो कर्म भूमि होती है। इसलिए इसे अशाश्वत या अस्थिर भोग भूमि कहते हैं। कभी भोग भूमि होती है, कभी कर्म भूमि। लेकिन बाकी जो स्थान है, जो हमने बताया, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक और हिरण्यवत, ये शाश्वत भोग भूमियां हैं। इस प्रकार से अब अपन देखें शाश्वत कर्म भूमियां कितनी हैं अपने 2.5 द्वीप के अंदर। 2.5 द्वीप के अंदर शाश्वत कर्म भूमियां 15 है। 15, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 विदेह क्षेत्र। शाश्वत भोग भूमियां कितनी है? 30। 5 हेमवत क्षेत्र, 5 हरि क्षेत्र, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 रम्य और 5 हिरण्यवत। तो 30 शाश्वत भोग भूमियां, 15 शाश्वत कर्म भूमियां और 96 कुभोग भूमियां, 48 लवण समुद्र की, 48 कालोल समुद्र की। अशाश्वत भोग भूमियां अपने भरत और ऐरावत में पहले, दूसरे, तीसरे कालों में होती हैं। जब हमारे यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा काल होता है तो पहले काल में उत्तम भोग भूमि, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि, तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि होती है। कितने समय तक होगी ये? पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का। मतलब 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक कंटिन्यू यहाँ भोग भूमि होती है। फिर यहाँ कर्म भूमि आ जाएगी 3 कालों में, और फिर पुनः अवसर्पणी आएगी तो 3 काल कर्म भूमि और फिर 3 काल भोग भूमि। मतलब यदि पूरा चक्र, यदि हम 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्प काल लगाएं उत्सर्पणी अवसर्पणी मिला करके, तो लगातार 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक भोग भूमि, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों की कर्म भूमि होती है। यहाँ पर भी जब अशाश्वत भोग भूमि होती है तो जो शाश्वत भोग भूमि है उसी तरह की व्यवस्था होती है। जैसे उत्तम भोग भूमि की जो व्यवस्था है वही पहले काल में होगी। 3 पल्ले की आयु होगी, 3 कोष का शरीर होगा, 3 दिन के अंतराल से भोजन होगा। मध्यम भोग भूमि में दूसरे काल जैसी व्यवस्था, या दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि जैसी व्यवस्था, और तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था होती है। तो आज की वीडियो में हमने कर्म भूमि, भोग भूमि और कुभोग भूमि के बारे में समझा। ये क्षेत्र की अपेक्षा मनुष्य के भेद थे। क्षेत्र की अपेक्षा इन क्षेत्रों में जो लवण समुद्र की इन कुभोग भूमियों में उत्पन्न होंगे वो अंतर्द्वीपज मिलेच्छ कहलाते हैं। जो भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं वो अकर्म भूमिज या भोग भूमिज आर्य कहलाते हैं। और जो हम लोग इन 6 खंडों में से जो आर्य खंड में उत्पन्न होते हैं हम कर्म भूमिज आर्य कहलाते हैं। दूसरी अपेक्षा से भेद करें मनुष्यों के तो 2 भेद जन्म की अपेक्षा से होते हैं, गर्भज मनुष्य और सम्मूर्छन मनुष्य। हाँ, मनुष्यों का जन्म भी सम्मूर्छन होता है। ये जितने सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं ये दिखाई नहीं देते हैं, और ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये हम आपके शरीर में, विशेषकर महिलाओं के शरीर में, ये कांख आदि में और गुप्तांगों में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। एक सम्मूर्छन मनुष्य की आयु जो एक श्वास में 8-10 बार होती है उसी तरह माननी चाहिए। लब्ध पर्याप्तक होते हैं, ये अपनी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाते और नियम से मरण करते हैं। तो ये सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। और बाकी गर्भज मनुष्य हम आप हैं। विशेषता ये है कि सम्मूर्छन मनुष्य केवल आर्यखंड में ही पाए जाते हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के जो आर्यखंड है यहीं पर पाए जाते हैं, बाकी अन्य कहीं जगह नहीं होते। न भोग भूमि में होते हैं न कुभोग भूमि में होते हैं। तो जन्म की अपेक्षा 2 प्रकार के मनुष्य, सम्मूर्छन मनुष्य और गर्भज मनुष्य, और क्षेत्र की अपेक्षा से 3 प्रकार के मनुष्य, कर्म भूमिज, भोग भूमिज और कुभोग भूमिज। कुभोग भूमिज को ही अंतर्द्वीपज मिलेच्छ कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए विषय को लेकर के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। सभी